हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। देखो डेफिनेशन से सबसे पहले अपन ने डिफाइन किया था सेट, है ना। सेट से निकल के आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल these टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसको अपन बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपने पास निकलता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, उसको अपन बोल देते हैं रिलेशन। यहां से अपन बच्चों डिफाइन करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? देखो, फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या स्पेशलिटी है उसमें? इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। ए फंक्शन defined from non-empty set A to non-empty set B such that each element of set A have unique image इन सेट बी। डेफिनेशन बच्चों क्लियर होनी चाहिए। जब तक अपने को डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी फंक्शन की, नहीं समझ में आएगी चीजें, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, मान लो इसमें एक 3 एलिमेंट इसमें है ना, 4 एलिमेंट इसमें है, लेट्स से। ठीक है, सो ए से बी में डिफाइन किया है फंक्शन को। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज अपने को मिल गई, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज मिल गई, सी के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक इमेज मिल गई। तो ये फंक्शन होगा, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ऐसे 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए अपने को, है ना। ऐसा नहीं कि ए के लिए एक्स भी मिल रहा है, ए के लिए वाई भी मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अल्टीमेटली अपन याद करने के लिए क्या याद रख सकते हैं? यहां से एक रो निकलना चाहिए हर एक एलिमेंट से, है ना। हर एक एलिमेंट से एक सिंगल रो निकलना चाहिए, सिंगल एरो निकलना चाहिए, है ना। बस वही फंक्शन की डेफिनेशन है। हर एक एलिमेंट से, सेट ए के हर एक एलिमेंट से सिंगल एरो निकलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ डेफिनेशन अपन देखते हैं। यहां पे अपन बोलते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। ये फंक्शन होगा क्या, है ना। इसके एक एलिमेंट से रो नहीं निकल रहा, एरो नहीं निकल रहा, मतलब फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है क्या? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहां से 2 एरो निकल रही है। सेट ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। ये फंक्शन है क्या? बोलो। बिल्कुल है ये फंक्शन। सेट ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रहा है, मतलब फंक्शन है। मतलब सेट ए में कुछ खाली नहीं रहना चाहिए और सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, सो ये वाला फंक्शन होगा। यहां पे देखो बी में खाली रह रहा है ना, बी कैन बी। बी में ऐसी पॉइंट मिल सकते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है ना। यहां पे इसको अपन बोल देते हैं इमेज, इनको बोल देते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो सेट ए से बी में डिफाइन किया है, तो ए को अपन बच्चों बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, बी को बोलते हैं अपन को डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। एक्चुअली में जो एलिमेंट्स अपने को एज ए इमेज मिल रहे हैं उसको अपन बोल देते हैं रेंज। तो यहां पे रेंज क्या है? रेंज इज एक्स एंड जेड, है ना। इस केस में रेंज क्या है? एक्स एंड जेड। कोडोमेन क्या है? फुल बी।
तो रेंज अपने को समझ में आ रहा होगा कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज। रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, इस बात को अपन याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो थ्योरेटिकल था। अपन बात करते हैं यदि ग्राफ में एक्स और वाई में रिलेशन अपने को ग्राफिकली गिवन है तो अपन क्या बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं बोलता हूं कि ये वाला ग्राफ क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये वाला ग्राफ क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस वाले ग्राफ एक वर्टिकल लाइन बनाओ। वर्टिकल लाइन बनाने का मतलब क्या है, x किसी एक x की वैल्यू के लिए कितने y मिल रहे हैं। यहां पे देखो एक x के लिए, इस x की वैल्यू के लिए ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है ये वर्टिकल लाइन, मतलब एक x के लिए मेरे को y1 भी मिल रहा है, y2 भी मिल रहा है, y3 भी मिल रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इफ ए वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट्स, है ना, कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल गया अपने को जिसपे ये एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये अपन ने बात करी फंक्शन की डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन से में सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल फंक्शन। अपन जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देखो, है ना, कोई भी फंक्शन इस टाइप का a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 टिल an, इस फंक्शन को मैं क्या बोल देता हूं, पॉलिनोमियल फंक्शन। जहां पे इफ a नॉट इज नॉन जीरो देन इसको बोलते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे n जो है वो होल नंबर होना चाहिए, है ना। n हो सकता है 0 1 2 3, ऐसा नहीं होना चाहिए कि n हो रहा है -1 1/2, ऐसा नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते थे बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन नाम है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। ये एक फंक्शनल रिलेशन दी हुई होती है अपने को। यू हैव टू फाइंड द फंक्शन, इसके लिए अपने को फंक्शन निकालना होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन अपने को गिवन रहता है और बोलता है कि f of x इज पॉलिनोमियल एंड सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है तो वो फंक्शन किस टाइप का होगा, है ना। तो यहां पे अपन बोलते हैं कि ऐसा फंक्शनल रिलेशन यदि गिवन है तो वो फंक्शन किस टाइप का होता है। देखो वो फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ये अपन याद रख लेंगे। कैसे आता है देखो, बहुत ही सिंपल है प्रूफ। f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x माइनस f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। वॉट वी आर डूइंग हियर इज, इसको अपन ये बना रहे हैं f ऑफ x माइनस 1 इंटू f ऑफ 1/x माइनस 1। तो देखो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x आ गया, माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x आ गया, -1 इंटू -1 +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कर देंगे, -1, तो इधर जाके हो जाएगा +1। तो दोनों तरफ 1 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इस रिलेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है ना, इसको मैंने बोल दिया g ऑफ x। तो ये बच्चों क्या होगा, g ऑफ 1/x। अब g ऑफ x के बारे में सोचो, g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x 1 आ रहा है। इसका मतलब g ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, g ऑफ x हैज टू बी प्लस माइनस x की पावर n। बोलो ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो gx यदि प्लस माइनस x की पावर n आ गया g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x 1 आ रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा। g ऑफ x मैंने क्या माना है, f ऑफ x माइनस 1। तो f ऑफ x की मजबूरी क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। यहां पे गिवन होना चाहिए कि f ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप के होते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज सम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो इसमें a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो डोमेन क्या होगा,
डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू R। इसमें पावर में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो यदि बात करें a ग्रेटर देन 1 के लिए इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बच्चों अपने को ऐसा कुछ मिलता है ना, काफी सिंपल है ये। इफ a इज बिटवीन 0 to 1, तो ग्राफ इसका मिलता है बच्चों ऐसा कुछ, है ना। ये पॉइंट क्या है 0,1, ये पॉइंट क्या है 0,1। तो ग्राफ रिवर्स हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे अपन। इफ a इज ग्रेटर देन 1 ग्राफ विल लुक लाइक दिस, इफ a इज बिटवीन 0 to 1 ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ये काफी इजी है, अपन जानते भी हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को अपन कैसे देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। तो यहाँ पे जो बेस में a लिया हुआ है अपन ने, जो बेस में a है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड a नॉट इक्वल टू 1, एंड जो x इनपुट आ रहा है वो x भी क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। ये तीन बातें अपन यहाँ पे डोमेन चेक करते टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ कैसे होता है ना, a की पावर x और log ऑफ x टू द बेस a, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन भी है, आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ इफ a इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 पे ऐसा ग्राफ मिलता है बच्चों, इफ a इज बिटवीन 0 to 1, तो ग्राफ मेरे को मिलता है ऐसा कुछ, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। log की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्विकली। log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a होता है log ऑफ mn टू द बेस a। यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना है कि m पॉजिटिव होगा, n भी पॉजिटिव होगा, तभी ये इक्वेशन या अपन बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब m और n क्या हो, पॉजिटिव। m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ m बाई n टू द बेस a। सिमिलरली log ऑफ m बेस में है मान लो n, तो इसको अपन लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। और बेस अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं ना, a b c, बस डोमेन में होना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं ना। तो b डाल देता हूं मैं ना, कुछ भी डाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अपन बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट log ऑफ m की पावर p n की पावर q, इसको अपन क्या लिख लेंगे, जो ऊपर पावर है वो ऊपर आ जाएगी, जो नीचे पावर है वो नीचे आ जाएगी बाहर, और log ऑफ m टू द बेस n। फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट log ऑफ a टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a। इसको अपन बोलेंगे कि यदि a बेस पावर में, ये इसके पावर में है बच्चों, है ना, ये इसके पावर में है, तो पावर में जो बेस है और नीचे जो बेस है, इफ दे आर सेम देन दिस विल कम आउट एज m, ठीक है ना। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी है जिनको अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x कैसे डिफाइन करता है, सिग्नम का मतलब ये ध्यान रखो साइन, है ना। सिग्नम बेसिकली क्या देता है, f ऑफ x का साइन। सिग्नम क्या देता है, f ऑफ x का साइन। तो सिग्नम ऑफ x क्या देता है, साइन, मतलब x पॉजिटिव तो ये +1, है ना। x यदि 0 तो 0 का साइन कुछ नहीं, 0। x यदि नेगेटिव तो ये दे देगा -1। तो सिग्नम ऑफ x इतना ही है। इसकी यदि ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ होगा इसके इधर इस टाइप का, 0 पे 0, फिर नेगेटिव के लिए, है ना, यहाँ पे ओपन है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x। नेक्स्ट अपन बात करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं अपन इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, मॉड एक्स हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। मॉड एक्स का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। चाहे एक्स कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, द आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यही इसकी डेफिनेशन है बच्चों। डेफिनेशन क्या है, यदि x मैंने पॉजिटिव डाला तो प्लस x के साथ खुल जाएगा, है ना। x यदि नेगेटिव डाला तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये माइनस x के साथ खुलेगा, है ना। जैसे मॉड ऑफ 2 इज 2 एंड मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो 2। तो इसमें कुछ टाइप ऑफ इक्वेशंस अपन ने देखी होगी, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इफ k इज पॉजिटिव, k पॉजिटिव हुआ तो f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू k। तो इफ k इज पॉजिटिव तो f ऑफ x क्या क्या हो सकता है, प्लस k हो सकता है या फिर माइनस k हो सकता है। ये दो सॉल्यूशन है इसके। इफ k इज नेगेटिव तो अपन बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन, मॉड ऑफ fx कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरे टाइप की इक्वेशंस आती है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स, है ना। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स। तो अपन बोलते हैं कि ये एक तरीके से क्या है, देखो इसको समझो। अपने को पता है कि मॉड ऑफ समथिंग, दो नंबर का मॉड u प्लस वी का मॉड हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड u प्लस मॉड v। और ये जब इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब ये नंबर इक्वल हो जाए, है ना। ये नंबर उसमें खास बात के लिए ही इक्वलिटी होल्ड करेगी, ये ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब ये जो होंगे u और v में कुछ खास रिलेशन होना चाहिए। इस केस के लिए u ही क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स इट। यदि u v दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो हमेशा ट्रू होगा। जैसे मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ 5, है ना। सही है बात। मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ -2 -3, -2 प्लस -3, तो दोनों सेम आ रहा है। मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 इक्वल आ रहा है ना 2 प्लस 3 का मोड। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कब ट्रू है, व्हेन u v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स। उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन बोलेंगे यहाँ पे u v इज लेस देन इक्वल टू 0। इस चीज का ध्यान रखेंगे, दोनों प्लस है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस पॉजिटिव, ट्रिक है। प्लस प्लस u v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो u v लेस देन इक्वल टू 0। यहां मान लो यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, तो भी u v लेस देन इक्वल टू 0। यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, या यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, या दोनों तरफ यदि नेगेटिव आ गए, दोनों तरफ नेगेटिव आ गए तो u v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हो। प्लस 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 के साथ माइनस माइनस होते तो भी यही होता, प्लस माइनस या माइनस प्लस होते तो ये आता, ठीक है। तो इस पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ये बात। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 16 मान लो इज इक्वल टू, लेट से अपने को आ रहा है 3x माइनस 18, ये दिया हुआ है। तो देखो ऐसे अपन केस बना के इसमें बहुत बड़ा चला जाएगा, तो मैंने इसको देखा कि ये चेक करता हूँ, इसको f मानता हूँ, इसको g मानता हूँ, तो मेरे को ये क्या मिल रहा है, f माइनस g मिल रहा है क्या, देखो बोलो। तो इसका मतलब अपना ये काम हो गया, ये स्टैंडर्ड वही इक्वेशन है, मॉड ऑफ f प्लस मॉड ऑफ g इज इक्वल टू मॉड ऑफ f माइनस g। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि f g क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो केस बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर बोथ साइड एंड सॉल्व। यदि ये जी एक्स होता तो दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व नहीं कर सकते थे अपन, बट अपने को पता है कि दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या डायरेक्टली वी कुड हैव सेड, एक तो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और होगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये मॉड में इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरा मॉड की इनइक्वलिटी है ना, इसमें बच्चों को बहुत बार डाउट आता है। देखो कहीं पे भी मान लो प्रॉब्लम आ रहा है, फंस ही रहा है बिल्कुल, तो मोड को ओपन कर लो, है ना। मोड को ओपन करने का तरीका अपन जानते हैं कि मोड ऑफ एफ एक्स यदि दिया हुआ है तो एफ एक्स पॉजिटिव पे एफ एक्स होगा और एफ एक्स नेगेटिव पे माइनस एफ एक्स खुलेगा, वहां से पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के। इस इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बोला इफ के इज पॉजिटिव, के पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, एफ एक्स होना चाहिए माइनस के से के के बीच में, माइनस के से के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो मॉड ऑफ एफ एक्स हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। इफ के इज नेगेटिव, के नेगेटिव हुआ तो एक नेगेटिव नंबर से मॉड ऑफ एफ एक्स छोटा हो ही नहीं सकता, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इफ के इज पॉजिटिव, केस वन इफ के इज पॉजिटिव, के यदि पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर आएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस के, है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मुझे पता है कि माइनस के से छोटा होगा, जैसे मान लो माइनस के 4 होता तो यदि माइनस 5 होता तब भी माइनस 5 का मोड 4 से बड़ा आता, और प्लस 5 होता तब भी 5 का मोड 4 से बड़ा आता, ठीक है। तो ये केस है व्हेन इफ के इज ग्रेटर देन 0, इफ के इज लेस देन 0, के नेगेटिव हुआ, मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन 0, कोई लेस देन 0 नंबर है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा। नेगेटिव नंबर से तो हमेशा ही बड़ा होगा ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमेशा क्या बोलेंगे अपन, ऑलवेज ट्रू इन इट्स डोमेन, है ना। डोमेन चेक कर लेंगे इस केस में, बस डोमेन ही चेक करना होगा अपने को, है ना। तो डोमेन चेक करवाने का क्वेश्चन इस फॉर्म में भी अपन से पूछा जा सकता है ना। ये दे दिया अपन को और पूछ रहा है फाइंड एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, तो अपने को क्या चेक करना है, डोमेन चेक करना है, बोलो। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो सिंपल सा होता है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स पॉजिटिव पे प्लस एक्स, एक्स नेगेटिव पे माइनस एक्स, तो इस टाइप का अपने को ग्राफ मिल जाता है वी शेप का। तो चीजों को ग्राफिकली सोचना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पे आके बच्चों को दिक्कत होती है, तो देखो बहुत ही आसान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल एक्स। आउटपुट क्या मिलेगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल एक्स, है ना। एक्स तक जाने पे जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मैंने लिखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 क्या होगा, 1.1 तक जाने पे जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 क्या होगा, 2, है ना। इसमें एक बात याद रखनी है, अपने को ध्यान रखनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मान लो -1.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि अपने को लिखना है तो -1.1 तक जाने पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -2। कोई बोलेगा कि सर -1, बट -1 तो इस -1.1 से बड़ा है वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गलती होता है, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। बाकी काफी आसान है। इसका ग्राफ यदि देखेंगे तो मैं बोलूंगा कि व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, बोलो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा टिल कहां तक, 1 तक, सही है बात। फिर
व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 to 2, 2 पे ओपन। तो ऐसा स्टेप अप फंक्शन होता है ये, इसको अपन स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि स्टेप्स बनी हुई है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप का ये फंक्शन होता है, ये 1 है, ये 2 है। तो अपन बोल सकते हैं कि -1 -2 ये जो भी इंटीजर होगा, इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और बाकी जगह एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो कभी भी अपने को इसको क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, x -1 से बड़ा या बराबर, x -1 से बड़ा और x के ग्रेटर और x से लेस और इक्वल, है ना। कोई भी नंबर अपन ने उठाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या आएगा, 2 आएगा। 2.5 -1 से हमेशा बड़ा होगा, मतलब 1.5 से हमेशा बड़ा होगा। जैसे इंटीजर होगा तो x के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सैंडविच थ्योरम अपन जब यूज करते हैं उसमें ये काफी काम आता है, लिमिट के टाइम। इसका यूज क्या है, कोई भी प्रूफ करना होता है अपने को चीजों को, तो इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x -1 लेस देन इक्वल टू x। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सम इंटीजर यदि लिखा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y नहीं लिख सकते, है ना। ये लिखना गलत है, ये अपन काम डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे x और y की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है ये। जैसे 2 + 2.3, 2 + 1.3, 2 + 1.7, है ना, 2.3 + 1.8, तो 2.3 + 1.8 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, बट यहाँ पे सम होके ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x होगा बच्चों माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये प्रॉपर्टी कई जगह यूज करते हैं अपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x होता है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x यदि इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, तब होगा ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो। जैसे माइनस ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1, तो -1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा क्या बच्चों, -2। तो इस प्रॉपर्टी को अपन याद रखेंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के देखो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखते हैं अपन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 यदि अपने को लिखना है तो x है 1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो ये बेसिकली क्या देता है, फ्रैक्शन देता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 वो क्या होगा, -1.2 माइनस ऑफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों होता है 0.8। ये दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखो। पॉजिटिव है तो वो जो दिख रहा है अपने को फ्रैक्शन वही दिख जाएगा यहाँ पे, यदि नेगेटिव है तो 0.2 का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो आता है वो आता है फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन 0.2 डायरेक्टली नहीं लिख देना, ठीक है। तो यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें ग्राफ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सब का ग्राफ अपने को पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो इसका देखो ग्राफ क्या होगा,
when x is between 0 to 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0. when x is between 1 to 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आने वाला है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा यहाँ पे 1. तो 0 से 1 में x को फॉलो करेगा. इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, 0 to 1 ओपन. रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, 0 to 1 ओपन. 1 अचीव नहीं करेगा कभी, फ्रैक्शन 1 अचीव नहीं करेगा, हमेशा ये एक पॉजिटिव नंबर ही है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे, ये हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही है. x माइनस 1 को बनाएंगे तो x माइनस 1 ऐसा कुछ बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये क्या y इक्वल टू x, ये है x प्लस 1. तो इस तरीके से ये बच्चों चीजें चलती है. तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ. ठीक है ना. इन इक्वेशन को भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, इनकी इक्वेशन कहीं काम आ रही है तो वो भी अपन लिख सकते हैं. इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही इक्वल होगा यदि इंटीजर से ऐड किया तो. ठीक है. दूसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए हमेशा. इसका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा. ठीक है. थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अपन क्या बोलेंगे, x यदि इंटीजर हुआ तब तो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर ही आ गया, क्योंकि दोनों का ही जो फ्रैक्शन आने वाला है दैट इज 0. तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर. व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, उस केस में इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, उस केस में इसका फ्रैक्शन आने वाला है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना. व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो ऐसा होगा हमेशा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी. इन पे बेस्ड इक्वेशंस पूछी जाती है कई बार, तो इन पे बेस्ड इक्वेशंस अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं. ठीक है. फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिला के कुछ इक्वेशंस अपने को पूछता है. ठीक है. तो पहले तो सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा, x होगा बच्चों 2 to 3. फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx इज इक्वल टू 4, तो fx की वैल्यू क्या आएगी 4 to 5, है ना. इक्वेशंस ग्रेटेस्ट इंटीजर की अपन ऐसे देखते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.2, तो इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, देखो x विल बी इक्वल टू एनी इंटीजर प्लस 0.2, एनी इंटीजर प्लस 0.2. ठीक है. ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, है ना. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 2 हो ही नहीं सकता, 1 भी आ गया तब भी क्या है, नो सॉल्यूशन. तो ये तो इक्वेशंस सिंगल को यूज करते हुए. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन इक्वेशंस का. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात करते हैं पहले. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ऐसे सोचो कि x क्या क्या हो सकता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या हो सकता है, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो सकता है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. तो x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. 2 से छोटे का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 1 आएगा, तो यही इसका आंसर हो गया. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां पे x क्या क्या हो सकता है, देखो नीचे तो 2 से छोटा तो होगा ही, 2 से बड़ा हो सकता है क्या x, है ना. कैन x भी ग्रेटर देन 2, बिल्कुल हो सकता है. 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा. तो यहां पे अपन बोलेंगे कि x कैन बी लेस देन 3. 3 से छोटा जो भी होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 से छोटा आएगा. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
इज ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 होने का मतलब क्या हुआ? x क्या हो सकता है उस केस में? x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। इस इक्वेशन को मैं भी लिख सकता हूँ, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो वो हो ही नहीं सकता ना। तो ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, वही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसे सिमिलरली लेस देन के लिए बात कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2 की यदि बात करें तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू आएगी बच्चों, x बिलोंग्स टू व्हाट? x इज लेस देन 2। 2 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? जैसे मैं मान लो 1.5 लेता हूं, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की विल बी 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। दूसरी टाइप की इक्वेशन इसमें आज जो बनती है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी आ गया, x भी आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी आ गया। देखते हैं उसको। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज इक्वेशन इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इन्वॉल्विंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में लेके आ जाओ, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 2x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिख सकता हूं मैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को भी बच्चों क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको उधर ले गए, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बना, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? x। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ गया बच्चों? x बाई 2। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया x बाई 2। तो अपन जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में। तो यहां से पहले x की रेंज निकाली जाएगी, x होगा 0 to 2 के बीच में। x यदि 0 to 2 के बीच में है तो अब अपन चेक करेंगे इसके अंदर वैल्यूज ले लेके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैंने लिख लिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये इक्वेशन क्या बनी बच्चों? माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। तो इस इंटरवल में हो रहा है ना, जो अपन ने केस लिया था उसी केस में है ये। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, सही बात। केस 2 व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2, 2 से छोटा होना चाहिए। 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहां पे क्या आएगा? 1। सोल्व कर लो इसको। यहां से क्या मिला देखो मेरे को, माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे? 2। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2। तो x इज इक्वल टू 2 अपने पास सोल्यूशन आ रहा है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, जो अपन ने केस लिया है वो 1 to 2 लिया है। x इज इक्वल टू 2 हो ही नहीं सकता, इस केस में है ही नहीं है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फाइनली। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 2 को तुम चेक भी कर सकते हो रख के, इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा, है ना। 2 रखने पे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये -6, 4 - 6 -2 इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, सॉरी। 2 रखने पे ये होगा 0, फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो ये 4 ये 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से अपन फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन में अपन देखने वाले हैं 1 1 1 1 और मैनी वन टाइप ऑफ फंक्शन, ऑन टू। रिसेंट ईयर्स में हर साल एक प्रॉब्लम यहां से आ रहा है, ठीक है ना। 1 1 मैनी वन ऑन टू इनटू से रिलेटेड एक ना एक प्रॉब्लम जरूर अपने को जेई एडवांस जेई मेंस दोनों में मिल जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। 1 1 को अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू को अपन सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही नाम है। इन दोनों को मिला के यदि दोनों है फंक्शन तो उसको अपन बोल देते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। ये तो बात हुई नेमिंग की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है, देखो मैपिंग की हेल्प से समझते हैं। 1 1 का मतलब क्या है, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से ही एसोसिएटेड है, और y में भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे को दो प्री इमेज मिल रही है ना। देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी y फॉर विच यू विल गेट 2 प्री इमेजेस, है ना। इस इमेज का कोई दो प्री इमेज नहीं मिल सकता, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, है ना। इस फंक्शन को अपन 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, है ना। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तभी बराबर हो सकता है व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन किस टाइप का होगा फिर, एक भी ऐसा एलिमेंट y में मिल गया या b में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया, है ना, फॉर विच यू आर गेटिंग 2 प्री इमेजेस, है ना। इस x के लिए 2 प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन बच्चों मैनी वन है। मैनी का 1 से कनेक्शन, 1 का 1 से कनेक्शन, मैनी का 1 से कनेक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। बात करते हैं अपन ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है ना। पहले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ऑन टू फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें b में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए ना। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे को कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, है ना। देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन सेट बी फॉर विच यू आर नॉट गेटिंग एनी प्री इमेज। या अपन बोल सकते हैं कि कोडोमेन, जो कोडोमेन अपन बोल रहे हैं, कोडोमेन दैट इज इक्वल टू रेंज। ऑन टू फंक्शन इज डन, है ना। कोडोमेन जो भी मिल रहा है अपने को वो रेंज के इक्वल हो गया, तो ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज इन टू फंक्शन होगा, है ना। मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट बच गया उसमें। देखो मैनी वन 1 1 एक कैटेगरी है ना, दिस इज वन कैटेगरी, और ऑन टू और इनटू दूसरी कैटेगरी है। इनका बेसिस अलग अलग है, तो इनको आपस में बिल्कुल रिलेट नहीं करना है। फंक्शन ऑन टू होके मैनी वन भी हो सकता है, फंक्शन ऑन टू होके 1 1 भी हो सकता है, फंक्शन 1 1 होके ऑन इनटू भी हो सकता है ना। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये कैटेगरी एक तरीके से कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, दोनों का दुनिया अलग अलग है ना। बेसिस अलग अलग है डिफाइन करने का। ये कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज से डिफाइन किया गया है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा तो वो होगा ऑन टू फंक्शन। एंड इफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज तो वो क्या होगा, तो वो होगा इनटू फंक्शन। यहां पे देखो 2 एलिमेंट बच गए,
तो इस फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन। या अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए वी आर नॉट गेटिंग एनी प्री इमेज, है ना, देयर एग्जिस्ट वन इमेज फॉर विच देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट फॉर विच वी आर नॉट हैविंग एनी प्री इमेज, ठीक है। तो प्री इमेज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये क्या है, इनटू फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो। ऑन टू इनटू बिल्कुल अलग है ना। और ये भी बात अपन बोल रहे हैं, यदि फंक्शन 1 1 होगा तो मैनी 1 नहीं होगा, यदि फंक्शन मैनी 1 होगा तो 1 1 नहीं होगा, और इन दोनों के अलावा फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। 1 1 और मैनी 1 इज वन कैटेगरी, है ना। इनका यूनियन लेने पे सारे फंक्शन मिल जाने चाहिए, है ना। या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा कैटेगरी 1 में। दूसरी कैटेगरी में या फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। इन दोनों का यूनियन लेने पे अपने को यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए, मतलब सारे फंक्शन मिल जाने चाहिए। ऐसा कोई एक एलिमेंट, ऐसा कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन दोनों में से कोई कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। या तो फंक्शन इन टू होगा या ऑन टू होगा। इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको चेक करने के तरीके क्या है, इसको चेक करने के तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे। मोनोटोनिसिटी से भी अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। वो फंक्शन का बेसिकली ग्राफ से भी अपन जा सकते हैं फंक्शन में, है ना। बहुत ही वाइड है ये टॉपिक, तो इसके लिए तुम्हारे को प्रॉपर पूरी थ्योरी पढ़नी चाहिए। बेसिक ये है ना, मेन फंडा यही है सबका, है ना। तो ग्राफिकली इस बात को अपन कैसे देखेंगे, तो ग्राफिकली मैं एक बार देख रहा हूं। देखो ग्राफ में तुम्हारे को मैनी 1 और 1 1 चेक करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन, यदि एक भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई जो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है, दैट मीन्स फंक्शन इज मैनी 1। मैनी 1 क्यों है, देखो इस x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x1 के लिए भी मेरे को y1 इमेज मिल रही है, x2 के लिए भी मेरे को y1 मिल रहा है, और x3 के लिए भी बच्चों मेरे को क्या मिल रहा है, y1। तो ये फंक्शन क्या है, x1 x2 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को y1 इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, मैनी 1। तो इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो वो जो ग्राफ को मान लो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज मैनी 1। 1 1 के लिए क्या होगा, फंक्शन मोनोटोनस होगा, है ना। यदि x1 से x2 में या a to b में फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन बच्चों क्या होगा, 1 1। या अपन बोल सकते हैं कि a to b में इफ f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b if f dash x is greater than equal to 0, इसका मतलब फंक्शन क्या है, मोनोटोनस है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन 1 1 होगा, है ना। अब एक से ज्यादा बार ये कट नहीं कर सकता। या ये जो इक्वल टू वाला केस है, मैं इक्वल टू वाला केस यहाँ पे हटा देता हूं, बट इक्वल टू वाला भी अपने को रखना चाहिए। जो इक्वलिटी है वो डिस्क्रीट पॉइंट पे होना चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होना चाहिए। वो आगे अपन देखेंगे कि डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब क्या है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली थ्रू आउट वो, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एक इंटरवल के लिए 0 हो रहा है। एक इंटरवल के लिए यदि 0 हो गया तब तो गड़बड़ है भाई, है ना, तब तो गड़बड़ है। जैसे इस वाले ग्राफ में एफ डैश एक्स पूरे इंटरवल के लिए 0 है, तो ये बच्चों फंक्शन फिर मैनी 1 होगा, क्योंकि यहां पे 2x मिल जाएंगे। बट जैसे एक्स क्यूब जो फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब की यदि बात करें, तो एफ डैश एक्स क्या है, एक्स क्यूब के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। एफ डैश एक्स इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा। तो 3x स्क्वायर जो फंक्शन मेरे को मिल रहा है उसका एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे 0 भी हो रहा है, बट वो x इज इक्वल टू 0 के अलावा कहीं 0 नहीं है, अगल बगल में 0 नहीं है, अगल बगल में वो क्या है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इसको एक से ज्यादा बार कट नहीं कर सकती। तो ये क्या है बच्चों, फंक्शन 1 1 का, है ना, 1 1 की
को कैसे चेक किया जाता है ग्राफ से, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये काम सेम बात अपन बोलेंगे कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है इन होल इंटरवल ए टू बी। कोई भी एक जो भी वो प्रॉपर्टी देख रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो थ्रू आउट होनी चाहिए। डिक्रीजिंग होगा तब भी क्या होगा, इस केस में भी क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, जैसे माइनस एक्स क्यूब फंक्शन है, माइनस एक्स क्यूब फंक्शन को बनाऊंगा तो माइनस एक्स क्यूब फंक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी क्या है फंक्शन 1 1। तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहे उस फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन, है ना। मोनोटोनस रहना चाहिए फंक्शन, ठीक है। तो ये बात करी अपन ने 1 1 और मेनी वन की ग्राफिकली। ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए देखो, ऑन टू चेक, ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए बच्चों अपने को बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने को रेंज निकालना आना चाहिए, ठीक है। ऑन टू और इनटू फंक्शन निकालने के लिए अपने को क्या निकालना आना चाहिए, रेंज। रेंज निकालो, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू होगा। और रेंज निकालने के बहुत सारे प्रोसेस हो जाए, 3-4 प्रोसेस अपन ने बताए मैं क्लास में। तो एक बार रेंज अपने को नहीं आता है तो रेंज को जाके फिर से डिटेल में पढ़ लो अपने लेक्चर नोट्स में, ठीक है। तो इसके लिए अपने को रेंज का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये बच्चों अपन ने बात करी टाइप ऑफ फंक्शन में। एक और फंक्शन का कैटेगरी आता है अपने पास, इवन एंड ऑड। इस कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि फंक्शन इवन होगा ऑड होगा, इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। फंक्शन यहां पे नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, ये अपन देखते हैं। देखो इवन फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, इवन फंक्शन। ऑड कब बोलेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि आधे में फंक्शन इवन है आधे में ऑड है, ऐसा नहीं होता है ना। फंक्शन जो भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है थ्रू आउट फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तभी उसको अपन इवन या ऑड की कैटेगरी में लाएंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। इन दोनों में से कुछ नहीं है फंक्शन तो नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये एक फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में कोई रिलेशन नहीं है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ना तो माइनस एफ एक्स है, ना ये एफ एक्स आ रहा है, दोनों में से कोई नहीं है। तो हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एक दूसरी बात अपन यहां पे और लिखते हैं कि कोई भी फंक्शन दुनिया जहां में यदि प्रेजेंट है उस फंक्शन को अपन सम ऑफ इवन और ऑड में लिख सकते हैं ना। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड प्लस इवन फंक्शन। कैसे देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा। बट ये फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन है बच्चों इवन और ये फंक्शन है बच्चों ऑड। तो एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज ए समेशन ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन कैसा भी फंक्शन हो, चाहे नाइदर इवन नॉर ऑड वाला हो, तब भी उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 को भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल बातें थी इवन और ऑड में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों इनवर्स ऑफ द फंक्शन, है ना। इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स में देखो सबसे बड़ा है उसका डेफिनेशन। फंक्शन इनवर्स
क्या हर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या इन्वर्स का एग्जिस्ट करने के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए? वही बातें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल, अपन बोल सकते हैं इन्वर्टिबल, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तभी एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों, है ना। फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू बोथ, या अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, या अपन बोल सकते हैं इन दोनों को कंबाइन लेके। ये बाइजेक्टिव जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो इसी के लिए बना है ना। बाइजेक्टिव की कहानी सिर्फ इसी के लिए बनी है। बाइजेक्टिव वर्ड ही इसी इनवर्स फंक्शन के लिए ही अपन ने यूज करते हैं कि भाई इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, 1 1 भी होना चाहिए वो और ऑन टू भी होना चाहिए, है ना। ये एक कंडीशन है जो अपन ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इनवर्स निकाला कैसे जाता है। इनवर्स देखो कैसे निकाला जाता है, कोई भी फंक्शन का ग्राफिकली मैं बात कर रहा हूं पहले। वैसे तो इनवर्स निकालने के मेथड तुम डिटेल में देखना चाहो तो देख सकते हो, बट कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स क्या होगा, है ना। कोई भी फंक्शन ऐसा है, मान लो ये, इसका इनवर्स क्या होगा? इमेज, इट्स इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। तो ये यदि y इक्वल टू एफ एक्स है बच्चों, तो y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, ये फंक्शन भी 1 1 एंड ऑन टू है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। तो अपन बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इज ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, हमेशा, ठीक है। अब एल्जेब्रिकली अपन बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली इनवर्स निकाला कैसे जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यहां पे क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स लिखो, फिर x को y की टर्म्स में निकाल लो, है ना। y इक्वल टू एफ एक्स अपने को दिया हुआ होता है, तो वहां से क्या निकालो? x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। मान लो x इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है g ऑफ y। अब y और x को इंटरचेंज कर दो, तो y इज इक्वल टू जो g ऑफ x नया फंक्शन बना, ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन क्या होगा? x को मैंने क्या निकाला? इन टर्म्स ऑफ y। अब जो नया फंक्शन आ रहा है g ऑफ x, दिस विल बी इनवर्स ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। और ये काम जरूरी नहीं है अपन हमेशा कर सके, इट्स नॉट नेसेसरी कि y इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x लिखा हुआ है तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल पाए, इट्स नॉट नेसेसरी। तो कई बार क्वेश्चन इसके अलावा भी आते हैं, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनका एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम आता है इनवर्स निकालने का, तो इनवर्स निकालने का तरीका तो यही है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आता है इसमें, कई बार अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करवाते हैं। ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देखो सॉल्व करने का फंडा क्या है। एक स्टेटमेंट में पहले लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स all the roots of f of x is equal to x will also satisfy fx is equal to f inverse x. Reverse is not true, है ना, vice versa is not true. स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के सारे रूट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, बट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सारे रूट इसको सेटिस्फाई करें ये कोई जरूरी नहीं है ना, रिवर्स ट्रू नहीं है। कैसे? देखो इस बात को समझते हैं। मैंने क्या बोला, कोई फंक्शन है, ये मान लो ये फंक्शन है,
1 है और ऑन टू एल से ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, दिखने को आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। इसके ये 3 रूट दिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स के साथ। तो मैंने बोला कि इसका इनवर्स में यदि बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स के साथ मिरर इमेज, तो वो भी मिरर इमेज, इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या होगा, ये पॉइंट खुद ही होगा। इसका मतलब ये पॉइंट एफ एक्स में भी है और ये पॉइंट एफ इनवर्स एक्स में भी है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को तो सेटिस्फाई करेंगे ही। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा तो फिर रिवर्स क्यों नहीं ट्रू है ना, रिवर्स क्यों नहीं ट्रू है? क्या इसके अलावा और कोई रूट्स हो सकते हैं क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? देखो, मैं फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, है ना। इस फंक्शन को ध्यान से देखना, है ना, माइनस एक्स क्यूब, ये फंक्शन होगा ऐसा कुछ। अब इसकी इनवर्स की बात करो, इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे? इनवर्स जो होगा इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 1/3। तो अपन बोल सकते हैं कि f इनवर्स x यहाँ पे क्या मिला, f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर 1/3, है ना। ये इनवर्स आ गया। इनवर्स को यदि अपन प्लॉट करेंगे और डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लो। इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, ये, इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, ये वाली। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं अपने को? एक सॉल्यूशन ये मिल रहा है, एक सॉल्यूशन ये मिल रहा है। जेई में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आया हुआ है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के जितने भी सॉल्यूशन थे वो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सेटिस्फाई कर ही रहे। ये एक ही पॉइंट है जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन है, वो एफ इनवर्स एक्स को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। उसके अलावा 2 और पॉइंट अपने को मिल गए। समझ में आ रही है क्या बात? तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना यदि दिया हुआ है तो अपने को एक बार ये सोचना चाहिए कि फंक्शन कैसा है। एक बार रफ स्केच बनाने की कोशिश करो। फंक्शन यदि इंक्रीजिंग टाइप का है, इस टाइप का, तो सही है, एक्स एक्सिस के साथ उसका इंटरसेक्शन इसी तरीके से आएगा। फंक्शन यदि डिक्रीजिंग टाइप का है तो अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? तो ये फंडा आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम यहां पे और बनता है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन, है ना। क्या बनता है? इनवर्स का डिफरेंशिएशन। है ना। मान लो एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन फाइंड फंक्शन। मेरे को क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है लेट से, है ना। y इज इक्वल टू लेट से एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है, जी एक्स बोल रहा है उसका इनवर्स है, देन फाइंड जी डैश ऑफ 2 या जी डैश ऑफ सम नंबर अल्फा, ये निकालना है। तो क्या होता है, अपन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन निकाल नहीं पाते हैं इस केस में, है ना। जनरली ऐसा फंक्शन दिया हुआ होता है जो एक्सप्लिसिटली अपन x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, फिर भी अपन से क्या पूछ गया? डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो क्या बिना फंक्शन निकाले अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहाँ पे? तो इसी का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अपन इस बात का यूज करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मुझे पता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स वी एक्स आएगा ऑलवेज। तो इस रिलेशन का बच्चों अपन यूज करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आएगा? एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से जी डैश ऑफ एक्स अपने को क्या मिल गया? 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन मुझे f पता है तो f का डिफरेंशिएशन पता है, तो जो भी वैल्यू है उसको देख लेंगे अपन।
तो एफ ऑफ जी ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल्फा आएगा। तो जी अपने को एल्फा निकालना था, तो जी डैश एल्फा विल बी व्हाट, 1/f डैश ऑफ जी ऑफ एल्फा। जी ऑफ एल्फा की वैल्यू अपन रख सकते हैं 1/f डैश। जी ऑफ एल्फा एक वैल्यू सिंगल पॉइंट तो अपन निकाल सकते हैं, देखो कहां से, जी ऑफ एल्फा मेरे को क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एल्फा। ये वैल्यू अपने को निकाल के इसमें रख देंगे और जी डैश एल्फा निकल आएगा। तो ये सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपने को बनती है। ये अपन जो रिवीजन असाइनमेंट अपन ने बनाया है उसमें इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस, देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन की यदि बात करें तो f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to domain where t is some positive integer, t is some positive number। कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर t एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर विच f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to domain, है ना। हर एक x की वैल्यू के लिए f of x plus t f of x के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तब उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ये एक फंक्शन में ले रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है, मान लो ये 3 है, ये 4 है। कोई बोलेगा कि सर इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, है ना। इसका पीरियड क्या होगा, देखो ऐसे तो ये कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा है अपने को। उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन जिसका फंडामेंटल पीरियड अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है बच्चों, वो छोटी से छोटी वैल्यू टी की फॉर विच दिस रिलेशन इज ट्रू। तो यहां पे फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ले लो, यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो x प्लस एनी टी हमेशा f ऑफ x के इक्वल ही आएगा। तो कितना छोटा वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। बट यहां पे यदि बात करें ये फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ये फंक्शन का बच्चों पीरियड होगा 1, क्योंकि इस केस में f ऑफ x प्लस 1 हमेशा f ऑफ x के इक्वल है ना। यहाँ पे 0 नॉट डिफाइंड है तो 1 भी नॉट डिफाइंड है, तो मैं बोलूंगा कि f ऑफ 0 प्लस 1 की यदि बात करूं तो वो f ऑफ 1 आएगा। बट 0 भी नॉट डिफाइंड है तो 1 भी नॉट डिफाइंड है। तो जो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स हैं वो भी पीरियोडिक ही आ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोटो 0 से 1 में है वही सेम फोटो थ्रू आउट है ना। जो उस पीरियड में फोटो दिख रही है ग्राफ की वही फोटो थ्रू आउट दिखनी चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पीरियड निकालने का तरीका क्या है, देखो कुछ फंक्शन अपन पहले से डिफाइन कर देते हैं जिनका पीरियड अपने को मालूम होता है, ठीक है। जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका अपने को पीरियड पता है। टेन एक्स, कॉट एक्स सबका पीरियोडिक फंक्शन पता है। और ई की पावर एक्स पीरियोडिक नहीं होता है ना, ln ऑफ एक्स पीरियोडिक नहीं होता, सही है बात। और इनवर्स फंक्शन जितने भी है वो भी ए पीरियोडिक फंक्शन है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं होते, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं ये बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अपने को पीरियड्स याद रखने होते हैं, उसके बेसिस पे अपन पीरियड हमेशा निकालते हैं। तो मैं क्या बात करता हूँ, कुछ फंक्शंस के पीरियड निकलवाता हूँ।
यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड अपने को पता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का पीरियड यदि अपने को पता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस का पीरियड, इसका पीरियड होता है बच्चों, उसका पीरियड यदि टी है एफ ऑफ एक्स का तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड होगा टी अपॉन मोड ए, है ना। जैसे साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा 2π/2, x का 2 होता है, ऐसे ही साइन ऑफ x/2 का क्या होगा 2π/1/2 मतलब 4π। समझ में आ रही है के बाद कोस ऑफ 3x + 5 का पीरियड क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है तो 2π/3। समझ में आ रही बात। इस तरीके से पीरियोडिक फंक्शन की अपन बात करते हैं। अब ये तो एक सिंगल फंक्शन की बात है, मान लो दो फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन इन्वॉल्व है किसी में, तो उसको अपन कैसे देखते हैं। तो अपन बोलते हैं कि यदि f(x) = है मान लो g1x + g2x + g3x, ऐसे n फंक्शंस है लेट से, तो f ऑफ x का पीरियड कैसे निकालते हैं। f ऑफ x का पीरियड होगा LCM ऑफ पीरियड ऑफ, इसका मान लो पीरियड है t1, इसका t2, इसका t3, लास्ट वाले का मान लो tn। तो f ऑफ x का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ f ऑफ x विल बी LCM ऑफ t1, t2, t3 टिल tn। इन सब का क्या ले लेंगे अपन, LCM। अब LCM कैसे लेते हैं थोड़ा सा उस पर अपन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन आती है, पीरियड जो भी आता है मान लो फ्रैक्शन आता है, तो LCM कैसे लिया जाता है उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ 3x + cos ऑफ 2x का अपने को निकालना है पीरियड, तो इसका पीरियड निकालने का तरीका क्या है, देखो पहले इसका पीरियड निकालेंगे, इसका पीरियड क्या है 2π/3, इसका पीरियड क्या है 2π/2, ठीक है, दोनों पीरियड आ गए, तो एक तरीके से π/1 आ गया। अब इन दोनों का LCM कैसे लेंगे, तो LCM ऑफ a/b c/d, इसका LCM होता है बच्चों LCM ऑफ अबोव न्यूमरेटर का LCM अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये LCM लेने का तरीका है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में 2π और π का LCM क्या होगा 2π अपॉन HCF 3 और 1 का क्या होगा 3। तो इस फंक्शन f ऑफ x का पीरियड क्या आ गया बच्चों 2π/3। क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही f ऑफ x = लेट से अपने पास है साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ πx, इसका पीरियड क्या बच्चों 2π, इसका पीरियड होगा 2π/2। अब 2π और 2 का LCM लेने का मतलब क्या है ना, ये समझना बात को। 2π और 2 LCM होता क्या है, वो नंबर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल इसमें मिलेगा क्या, 2π का मल्टीपल क्या मिलने वाला है 2π, 4π, 6π, 8π, और 2 का मल्टीपल क्या मिलने वाला है 2, 4, 6। ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल अपने को मिलने वाला है क्या, यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक नहीं है ये फंक्शन, ए पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो ये फंक्शन अपने को क्या मिलने वाला है, ए पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो f ऑफ x = mod ऑफ sin x प्लस mod ऑफ cos x। इस फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, तो इसका 2π है, इसका 2π है, 2π और 2π का LCM क्या आ जाएगा, तो पीरियड तो ये इसका है, बट दिस माइट नॉट बी ए फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो फंडामेंटल पीरियड के लिए अपने को फिर फर्दर चेक, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। ये पीरियड तो सही है, f ऑफ 2π + x = f ऑफ x आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये इसका पीरियड तो है, बट इट्स नॉट फंडामेंटल पीरियड, है ना।
फंडामेंटल पीरियड के लिए अपने को क्या करो, 2 पाई का और मल्टीपल अपन चेक करेंगे, है ना। 2 पाई का मल्टीपल अपन चेक करते हैं। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ना, मुझे पता है पाई के अबाउट भी चेंज करते हैं। साइन कोस में साइन और कोस पाई के अबाउट भी चेंज होते हैं, और साइन एक्स और कोस एक्स π/2 के अबाउट भी इंटरचेंज करते हैं। तो मैंने पहले चेक किया एफ ऑफ पाई प्लस एक्स चेक किया, पाई प्लस एक्स चेक किया, तो साइन एक्स का मोड है बाहर, तो फिर से साइन एक्स हो जाएगा, और कोस पाई प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ कोस एक्स, मतलब पाई भी इसका पीरियड है, सही बात। फिर एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स चेक किया, क्योंकि वो भी सिमेट्री ला सकता है, साइन एक्स कोस एक्स में बदल जाएगा और कोस एक्स साइन एक्स में बदल जाएगा, फंक्शन रिमेन सेम। तो ये देखो क्या बन जाएगा, कोस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स। तो ये भी बच्चों क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या है, π/2, ये इसका फंडामेंटल पीरियड है ना। मुझे पता है कि अब सिमेट्री नहीं बनेगी, चाहे π/4 प्लस एक्स रख लो तब भी सिमेट्रिक, एक दूसरे में इंटरचेंज ये नहीं हो सकते, ठीक है। सो हेंस π/2 इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो फंडामेंटल पीरियड एलसीएम से आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, एलसीएम पीरियड देगा, बट फंडामेंटल पीरियड के लिए अपने को हो सकता है फर्दर एनालिसिस करना पड़े। जनरली प्रॉब्लम में फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है अपने को, ठीक है। सो आई होप पीरियड इज क्लियर टू यू, है ना। बाकी क्वेश्चंस करो तो ज़्यादा बेटर और अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।